नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज फिर हाजिर हूं आपके पास एक नया वीडियो लेकर के विज्ञान विषय का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें 80 प्रश्न हैं। देखिए, और इन 80 प्रश्न से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है एम्पियर, कैंडेला, मोल या जूल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। किसी पिंड द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सी आधारी राशि है? चाल, वेग, समय, इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में आधारी राशि जो है वो समय है। यहाँ आधारी राशि आपको दिखाया गया है। टोटल आधारी राशियों की संख्या 7 है। आधारी राशि उसको बोलते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस टेबल को देखते हैं हम लोग। इसमें राशि, मात्रक और संकेत दिया हुआ है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर और उसको संकेत है एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय सेकंड एस, तापमान का केल्विन के, विद्युत धारा एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, पदार्थ की परिमाण या मात्रा मोल और संकेत है एमओ एल। पूरक मात्रा भी है। इनकी पूरक मात्रा की संख्या 2 है। पहला तलीय कोण, उसको हम दूसरा बोलते हैं समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और संकेत आरडी है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन और संकेत एसआरडी है। एक मीटर बराबर होता है किसके? तो इसको किलोमीटर बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000। और ये इसको लिख सकते हैं 1/10³ और 10³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। कितना आंसर आएगा? 10⁻³ किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। निम्न में अदिश राशि कौन है? अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। त्वरण, वेग, विस्थापन या चाल। तो इन सब में अदिश राशि जो है वो आपका है चाल। बाकी सारा जो है वो सदिश राशि है। एक आप शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। अगर जिस राशि में आपको व या आधा व भी दिख जाए वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे देखते हैं? त्वरण जो होता है, त्वरण को बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन बटा में समय। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेग, विस्थापन और समय में क्या संबंध है? तो विस्थापन का फॉर्मूला जो है, या वेग एलसीएस में वेग दिया है तो वेग का निकाल लेते हैं। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग कितना होगा? mv² mv होल स्क्वायर
एम भी 1/2 एम भी स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, संवेग का फॉर्मूला होता है एम भी मास गुना वेग, ऑप्शन सी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कितना? शून्य, न्यूनतम, महत्तम या अनंत। तो पृथ्वी के केंद्र पर, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो केंद्र है यहाँ पे, इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो ये होगा शून्य। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इसके द्वारा किसी भी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय जो पृथ्वी का है वो अपने वस्तु को अपनी ओर खींचने का कोशिश करती है। जब कोई वस्तु केंद्र पर होती है, पृथ्वी को उस वस्तु को खींचने में कोई मदद नहीं करना पड़ता है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक है ग्राम पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व का फॉर्मूला भी याद रखेंगे। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग एसआई मात्रक में डिनोट करने के लिए इसको द्रव्यमान को डिनोट करते हैं किससे? ग्राम में, और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व का एग्जाम्पल है आपका। इस वाले फिगर में घनत्व ज़्यादा है, इसमें फिगर कम है। घनत्व बोलता है किसी एकांक क्षेत्रफल में या किसी एकांक आयतन में, यहाँ आयतन दिखाया गया, किसी एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की संख्या को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा पदार्थ है और इस फिगर में कम पदार्थ है, तो इसका घनत्व ज़्यादा और इस वाले का घनत्व कम होगा। किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये कितना होता है? तो 100 किलोग्राम प्रति नहीं, किलोग्राम है तो मीटर में, प्रति मीटर क्यूब। संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होती है। संपीड़ित कमानी मतलब स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग को संपीड़ित कमानी कहते हैं। ध्वनि, गतिज, स्थितिज इनमें से कोई नहीं। तो दबी हुई स्प्रिंग में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, दबी स्प्रिंग में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर अगर कोई द्रव्यमान m है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है mgh, यानी ऑप्शन सी। कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन, जूल, वाट या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग। निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक है? मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या इनमें से सभी। तो तरंगदैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर और इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। किसी भी ग्राफ में, किसी भी फिगर में, किसी भी ग्राफ में दो लगातार गर्तों या दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ये आपका जो दूरी है, ये आपका दूरी क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है लगातार, और ये दूरी जो है आपका क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। तो दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, यानी तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ध्वनि तरंग गमन कर सकती है सिर्फ ठोस में, सिर्फ तरल में, सिर्फ गैस में, इनमें से सभी। तो ध्वनि तरंग जो है वो सब में गमन करती है। कुछ माध्यम है जिनके बीच में ध्वनि तरंग है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे जल में जो ध्वनि की चाल है वो होती है 1481 मीटर पर सेकेंड, वायु में 343 मीटर पर सेकेंड, कॉपर 4600, हाइड्रोजन 1270 और
और कांच में 4540। तो इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे, क्या कहते हैं इसको? लैम्डा कहते हैं। संवेग p तथा गतिज ऊर्जा k में क्या संबंध है? k बराबर p/2m। तो इसको देखते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में। तो संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर mv, और हमको गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा क्या बोल रहा है? k। तो k बराबर 1/2mv²। तो k बराबर 1/2mv², कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं। तो v बराबर हो जाएगा p/m, और p/m को अब हम यहाँ v की जगह रख देते हैं। तो 1/2m p/m का होल स्क्वायर। अब 1/2m गुना p²/2m, एक m से एक m कट जाएगा तो यहाँ m बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो p² गुने 1 p² और 2 गुने m 2m। तो किसका फॉर्मूला चला आ रहा है? k का। तो k बराबर p²/2m, यानी कि ऑप्शन सी। किसी वस्तु का घनत्व तो बराबर होता है, ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। घनत्व का फॉर्मूला क्या था? घनत्व का फॉर्मूला था द्रव्यमान बटा में आयतन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है? पारे का 7.6 सेंटीमीटर, पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 76 सेंटीमीटर, या पारे का 7.6 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा पारे का 76 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में किसमें जड़त्व अधिक होता है? हल्की वस्तु, भारी वस्तु, छोटी वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारी वस्तु, क्योंकि जड़त्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के या भार के। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे जड़त्व बढ़ेगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो है वो ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और संवेग संरक्षण बोलते किसको हैं? तो संवेग संरक्षण जो होता है, अगर न्यूटन के दूसरे नियम और तीसरे नियम को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो रस्साकसी वाले खेल में अगर कोई टीम जीत रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो धनात्मक होगा, और जो टीम हार रही है उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। निम्नलिखित में से किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है? यानी इनमें से जो ऑप्शन दिए इसमें से किसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए? पहला ध्वनि के लिए, प्रकाश के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है प्रकाश के लिए। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, क्योंकि ध्वनि संचरण जो है, ध्वनि संचरण के लिए हमको माध्यम चाहिए, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग है। तो जितनी भी यांत्रिक तरंग है उनको चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के संचरण के लिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्ती ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए आपका 1/10, यानी 0.1 सेकेंड। तो दोनों याद रखेंगे कितना? 1/10, इसी को याद रखें, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.1 सेकेंड। निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता करने के लिए होता है? पराश्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, इनमें से
कोई नहीं। तो ये आपका एक धातु का ब्लॉक है। ये अगर धातु का ब्लॉक बाहर से सही दिख रहा है, अंदर में कहीं क्रैक लगा हुआ है, तो इसको पता किस तरंग से करते हैं? इसको पता हम लोग करते हैं पराश्रव्य तरंग से, अल्ट्रासोनिक रे। कैसे? यहाँ से हम लोग रे की काउंटिंग करके रे छोड़ देते हैं, रे छोड़ देते हैं और यहाँ पे उतने ही रिसीवर लगा देते हैं। जो रे चला था और वो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब कि ये हमारा जो धातु का ब्लॉक है वो सही है। अगर कोई रे रिसीवर तक नहीं पहुँचा है, रुक गया है, तो वो धातु सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पराश्रव्य जो है एक ध्वनि तरंग है और ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ये प्रकाश जो है ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पे टूटा हुआ है तो यह माध्यम ब्रेक हो गया, यहाँ पे निर्वात बन गया, यहाँ पे वैक्यूम बन गया। इस कारण ये पाथ जो है लाइट प्रकाश का आगे नहीं जा पाएगा, ये प्रकाश भी आगे नहीं जा पाएगा, वापस इसी पोजीशन पे लौट जाएगा और रिसीवर साइड हमको कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये धातु का ब्लॉक जो है अंदर से टूटा हुआ है या दरार पड़ा हुआ है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उसका संवेग होगा। संवेग का फॉर्मूला होता है m गुने v। बोला पिंड का वेग आधा कर दिया जाए। पहले मानते वेग 2 था और वेग 1 है, तो मास कुछ भी हो सकता है, m ही मान लेते हैं हम। तो पहले संवेग कितना था? 2m। अब संवेग कितना हो गया? m, यानी पहले से कितना हो गया? आधा हो गया। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन, उबलना, संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो ठोस का सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। संघनन क्या है? तो संघनन जो है गैस से द्रव में बनना, गैस से द्रव में बनना। वाष्पन क्या है? द्रव को वाष्प में बदलना, द्रव को भाप में बदलना। खड़िया क्या है? मिश्रण, यौगिक, तत्व या उपधातु। तो खड़िया जो है आपका वो यौगिक है। चूना पत्थर का एक रूप होता है खड़िया, जिसको लोग चौक भी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, कोयले का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन जो है कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलने के बाद फिर दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोयले का जलना, कोयला अगर जल गया, राख बन गया, तो उस राख से हम फिर वापस कोयला नहीं बना सकते हैं। इसलिए कोयले का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? ब्रोमीन, जस्ता, कागज या नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कागज। कागज जो है वो तत्व नहीं है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 108 तत्व हैं। इन तत्वों को छोड़ करके किसी को हम तत्व की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। इन टोटल तत्व की संख्या पृथ्वी पर कितनी है? 108। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की खुशबू वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? वाष्पन, विसरण, संघनन या इनमें से कोई नहीं। तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है वो विसरण कहलाती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है? आसवन, छानना, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन। तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन से, क्योंकि कपूर जो है उस ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में तब्दील होता है, जिस कारण हमारा अशुद्धि जो है वो नीचे बैठा रह जाता है। शुष्क बर्फ है ठोस CO, ठोस NH3,
ठोस CH3COOH और ठोस CO2। तो शुष्क वाष्प जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? पीछे देखें हम लोग, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। हम फॉर्मूला लिखे थे और ये आपका डिफिनीशन है। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदरपातित पदार्थ नहीं है? इसमें कौन सा जो है वो उदरपातित पदार्थ नहीं है, यानी कौन सा पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस नहीं बन सकता है? आयोडीन ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है, नौशाद ठोस से गैस बनता है, कपूर ठोस से गैस बनता है, जल जो है वो ठोस से डायरेक्ट गैस नहीं बदलता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? एजेटम, क्यूपरस, नेट्रियम या प्लम्बन? तो सोडियम का लैटिन नाम जो है वो है नेट्रियम। नेक्स्ट, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लेवोजियर, प्राउस्ट, कणाद या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। जोसेफ प्राउस्ट ने 1797 में इस नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक के अवयवी तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है। लेवोजियर क्या दिए थे? तो लेवोजियर ने दहन में ऑक्सीजन के भूमिका की खोज की थी। इनका कहना था कि दहन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती है। कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है? Ca2PO4 Ca3PO4 होल ट्वाइस CaPO4 CaPO4 होल ट्वाइस। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस। निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? कैपिटल C कैपिटल O, CB KO कैपिटल C स्मॉल o। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैपिटल C स्मॉल o। जिस कभी एक चीज़ याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जहाँ कभी भी 2 लेटर्स का यूज होता है नाम के लिए, तो पहला लेटर बड़ा और दूसरा लेटर छोटा होता है, और कहीं एक नाम यूज हो रहा है तो वो लेटर हमेशा बड़ा ही रहेगा। Fe2SO4 में Fe की संयोजकता कितनी है? तो Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको अगर लिखेंगे हम तो Fe अलग SO4 अलग, कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं संयोजकता निकालने के लिए। Fe के साथ क्या है 2 और SO4 के साथ क्या है 3, तो 3 इसके साथ चला जाएगा और 2 इसके साथ चला जाएगा, यानी फेरस का संयोजकता हो जाएगा 3 और SO4 का संयोजकता हो जाएगा +2। तो हमसे किसका पूछा है? फेरस का, और फेरस का हो जाएगा कितना 3। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? C12, CO60, I131 या U235? तो कैंसर में प्रयुक्त होने वाला जो आपका पदार्थ है वो होता है कोबाल्ट 60। I131 जो है वो घेंघा में यूज होता है, और कार्बन 12 जो है कार्बन डेटिंग में यूज होता है, यानी किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी जानवर की आयु का पता लगाने में। निम्नलिखित में कौन सा त्रिबंधक है? इसमें कौन सा जो 3 बंध बनाता है? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन या नाइट्रोजन? तो त्रिबंध जो है वो आपका नाइट्रोजन बनाता है। नाइट्रोजन के साथ त्रिबंध लगता है, कार्बन के साथ सिंगल बंध, आर्गन भी सिंगल बंध, आर्गन तो कोई बंध ही नहीं बनाता, वो तो स्वतंत्र होता है, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। एक मोल में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? 12 × 10 के पावर 23, 6.022 × 10 के पावर 23, 6.022 × 10 के पावर 22, 6.022 × 10 के पावर 24। तो एक मोल में 6.022 × 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। SO2 के कितने द्रव्यमान 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणु होंगे? तो 6.022 × 10 के पावर 23, ये जो इसको हम बोलते हैं 1 मोल, और 1 मोल जो है किसी भी पदार्थ के या किसी भी तत्व के
द्रव्यमान के बराबर होता है। अब द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? SO2 के। तो SO2 का अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहें तो SO2 के द्रव्यमान निकालने के लिए S का द्रव्यमान कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर लेते हैं, तो 32 और प्लस 32 कितना हो जाएगा? 64। यानी कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु मिला करके वो 64 ग्राम के बराबर होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी है? तो कैल्शियम कार्बोनेट में प्रतिशत निकालना, पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकालते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 3 12 3, 40 प्लस 12 प्लस 48 यानी कि 40 और प्लस 60 कितना आ गया? 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 100। और किसका प्रतिशत पूछा है? कैल्शियम का। तो कैल्शियम इसमें कितना दिया है? 40। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम कैल्शियम है और 100 ग्राम में कोई चीज़ है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, यानी कि 40%। नहीं समझ में आया तो वैसे नहीं समझिए, इसको फॉर्मूला लगा लीजिए। किसका प्रतिशत पूछा है? कैल्शियम का। तो 40 किस में से? कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कि 100, और प्रतिशत निकालने के लिए फिर से 100 से गुना, यानी कि कट के कितना जाएगा? 40%। निम्नलिखित अम्लों में कौन से अम्ल अम्लवर्षा में पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रस अम्ल, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी बारिश में ये सारे चीज़ मिल जाने से वो बारिश क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा। अगर कोई सामान्य वर्षा हो रही है तो उसका pH मान होता है 5.6, लेकिन अगर वही वर्षा अम्लीय वर्षा हो जाएगी तो उसका pH मान हो जाता है 4.2 से लेकर के 4.4 के मध्य। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? यानी इसमें कौन सा ऑक्साइड है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? NO, NO2, N2O, N2O5। तो इसका आंसर हो जाएगा N2O5। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। बेंजीन का सरल सूत्र क्या है? C2H2, C6H6, C3H3, CH। तो इसको याद करना पड़ेगा, C6H6। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का वो इस टाइप से होता है, कोई जरूरत है नहीं लेकिन आप समझ सकते हैं। और डबल बॉन्ड एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड लग जाता है। तो ये आपका बेंजीन का सूत्र है, स्ट्रक्चर है। एक तत्व A की संयोजकता 4 है, A की संयोजकता 4 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या आ गया? यानी ऑक्साइड का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? 2। तो 2 से 1 कट जाएगा एक बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में। 1 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ, यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा AO2, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? धोने वाला सोडा, चूना पत्थर, पीतल या बुझा हुआ चूना। तो ये पीतल जो है वो यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु है? कौन एकल परमाणु? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें एक परमाणु जो है वो आपका है हीलियम। जितना भी अक्रिय गैस होता है वो एक परमाणु होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणुक हैं। अमोनिया के अणु में उपस्थित होते हैं कौन कौन? आर्गन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, आर्सेनिक और हाइड्रोजन। अगर आपको अमोनिया का सूत्र पता है तो आप इसको आंसर कर लेंगे। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब देखिए क्या क्या है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 2 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? R. विटकर, कैरोलस लिनियस, E.H. हिकेल, इनमें से कोई नहीं। तो 2 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जो था वो दिए थे कैरोलस लिनियस। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है? एंट इमीबा, पैरामीशियम, अमीबा या यूग्लिना। तो परजीवी प्रोटोजोआ जो है वो आपका है
एंट अमीबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, केंद्रक, अंतः प्रदवी जालिका। तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो आपका है केंद्रक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह, सही है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, सही है। लाइसोसोम सभी कणिकाएं, गलत है। लाइसोसोम को हम बोलते हैं क्या? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है? जीन, जीवद्रव्य, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को जीवन का मौलिक अधिकार कहा गया है। निम्नलिखित में रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? लाल रुधिर कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है कौन सा? थ्रोम्बोसाइट। इसी थ्रोम्बोसाइट को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। इसे क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। सहकोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में, जाइलम में, मृदु ऊतक में, दृढ़ ऊतक में। तो सहकोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। निम्नलिखित में कौन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है? मांस को हड्डी से कौन जोड़ता है? उपास्थि, लिंगामेंट, एपिथेलियम या टेंडन। तो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है कौन? टेंडन। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला होता है लिंगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? लिंगामेंट। तंत्रिका ऊतक की इकाई है कोशिकाकाय, एक्सॉन, तंत्रिका कोशिका या डेंड्रॉन। तो कोशिका ऊतक की इकाई जो है वो है तंत्रिका तंत्र। इसी को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है वो कौन है? न्यूरॉन। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? आहार का चालन, जल का चालन, आधार प्रदान करना या प्रकाश संश्लेषण। तो पौधा में फ्लोएम जो होता है वो आहार का चालन करता है और जाइलम जो है वो जल का चालन करता है। निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? अमीबा, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास या युगलिना। तो स्पाइरोगोरा जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? मेढक, चूहा, कबूतर या मनुष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक। अच्छा, शीत रक्तीय प्राणी क्या होता है? तो वैसे प्राणी जो अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें शीत रक्तीय प्राणी कहते हैं। मशरूम क्या है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक या प्रोटिस्टा। तो मशरूम जो है वो एक प्रकार का कवक है। निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधे हैं? मॉस, लाइकेन, फर्न या एंजियोस्पर्म। तो पुष्पीय पौधे जो हैं वो एंजियोस्पर्म हैं। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है? टिटनस, हेपेटाइटिस, मलेरिया या मोटापा। तो संक्रमित पेयजल से फैलता है हेपेटाइटिस। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तीव्र, दीर्घकालिक, इन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक। पॉस्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? एड्स, हेपेटाइटिस, हाइड्रोफोबिया या पोलियो। तो पॉस्चर का टीका जो है वो हाइड्रोफोबिया का इलाज है और हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। रैनबियर की नोड कहाँ पाई जाती है? कंकाल में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका में, संयोजी ऊतक में। तो रैवनियर की नोड जो है वो तंत्रिका में पाई जाती है।
निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? घेंघा, मलेरिया, एनीमिया या मधुमेह? तो संक्रामक रोग जो है वो आपका है मलेरिया। संक्रामक रोग मतलब छूने से फैलने वाला। चंद्रमा का दिन का तापमान कितना होता है? 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस? तो चंद्रमा का तापमान जो होता है वो दिन के समय 120 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय -250 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी चंद्रमा पर रहना बहुत मुश्किल है। ब्लैक माइनोक का एक नस्ल है, गाय की, मुर्गी की, बकरी की या भेड़ की? तो ये आपका नस्ल है आपका मुर्गी का। 2,4D सामान्य उदाहरण है पीड़कनाशी का, पादप रोग का, खरपतवारनाशी का, इनमें से कोई नहीं। तो 2,4D आपका जो है वो उदाहरण है पीड़कनाशी का। राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती हैं धान में, खरीफ फसल में, दलहनी फसल में, इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम जीवाणु जो है वो दलहनी फसल में पाया जाता है। बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? पोलियो, मलेरिया, रेबीज या डायरिया? तो मलेरिया होगा इसका आंसर। और इसका इलाज जो है वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। टीएबी की टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? डायरिया का, क्षय रोग, टाइफाइड या रेबीज? तो टीएबी टीके से हम लोग टाइफाइड का नियंत्रण कर सकते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नीलहरित शैवाल में, इनमें से सभी? तो गोल्जी उपकरण जो है वो आपका नहीं पाया, अच्छा नहीं पाया जाता पूछ रहा है, तो ये जाएगा आपका नीलहरित शैवाल में। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक, जीवाणु, प्रोकैरियोटिक या वायरस में? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक में। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक या केंद्रक? तो क्रिस्टी जो है आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो यह आज का आपका 80 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। धन्यवाद।